हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर करेंगे आज चैप्टर 4 भौगोलिक ढांचा। भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसा है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का, इस पर ये चैप्टर है। इस चैप्टर के इतिहास में ज़रूरत क्यों हुई? तो इस चैप्टर के इतिहास में ज़रूरत इस कारण से हुई क्योंकि इतिहास भूगोल से, स्थानों से जुड़ा हुआ विषय है। उनकी लोकेशन को समझने के लिए हमें इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स कैसा है, उस एरिया में ये जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। भारत का इतिहास इसके भूगोल के सामान्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता। भारतीय उपमहाद्वीप इतना बड़ा है, भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़ सारा यूरोप, अगर रसिया को छोड़ दे तो पूरा यूरोप के बराबर अकेले भारतीय उपमहाद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है भारतीय उपमहाद्वीप का? 4,202,500 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम अपने यूनिट में देखें तो 42,02,500 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है भारतीय उपमहाद्वीप का। भारतीय उपमहाद्वीप में कई देश आते हैं, हमारा देश ही नहीं है केवल। ये उपमहाद्वीप 5 देशों में बटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ये 5 देश हैं। इसमें भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। भारत की आबादी 98.5 142.52 करोड़ के लगभग है। ये वर्तमान है 142.52 करोड़ का आंकड़ा भी लगभग पार हो चुका है। और ये जो 98.5 है ये काफ़ी पहले की है, 2011 के आंकड़े हैं ये। इसी तरह से इसमें जो राज्य 25, बल्कि ये उससे पहले का आंकड़ा है, 98.5 काफ़ी पहले का है। इसमें 25 मतलब अब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 7 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित। इनमें कई राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। कई राज्य ऐसे हैं भारत के जो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। जैसे क्षेत्रफल में बिहार इंग्लैंड के बराबर है। जितना बड़ा बिहार है उतना बड़ा इंग्लैंड है, या फिर कहें जितना बड़ा इंग्लैंड एक देश है तो उतना बड़ा अकेले बिहार है। और यूरोप के कई देश मध्य प्रदेश से छोटे हैं। कई देश यूरोप के मध्य प्रदेश से भी छोटे हैं, हमारे एक प्रदेश से भी छोटे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। स्पष्ट भौगोलिक इकाई है मतलब हिमालय से अलग होता है। ये एक अलग ही डिवाइडर है हिमालय, जिस कारण से ये अलग इकाई बन जाता है। और इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है, उष्ण कटिबंध जोन में पड़ता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा, इसका मतलब क्या है, जैसे ये अर्थ है और ये हमारा क्या है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। तो इसका ये जो 23.5 डिग्री यहाँ पर हम देखते हैं कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश में, और यहाँ पर जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो हमारा मकर रेखा है, ये कर्क रेखा कहलाती है और ये मकर रेखा कहलाती है। तो इनके बीच का जो एरिया है इसको हम उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। फिर यहाँ से 23.5 से हम चले जाएं 66.5 तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर आ जाएं 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर, ये कहलाती है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण मतलब इस हिस्से में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, 23.5 से 23.5 वाले में। बरसात इसलिए सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये
उष्ण जोन कहलाता है। मतलब उष्ण का मतलब होता है शुष्क जोन, शुष्क का मतलब होता है सूखा, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो। फिर आपका ये जो 23.5 से 66.5 वाला दोनों गोलार्धों में जो बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण। उपोष्ण मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। और फिर 66.5 से ऊपर वाला ये पूरा एरिया ध्रुवों तक, ये ध्रुव इसमें शामिल हो जाते हैं। ये नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये जो पूरा एरिया है 66.5 से ऊपर वाला, दोनों ही साइड में, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो इस एरिया को हम बोलते हैं फ्रीज्ड जोन या फिर शीतोष्ण कटिबंध, मतलब शीत कटिबंध इसको बोलते हैं। इस उपोष्ण वाले को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध या फिर उपोष्ण कटिबंध। तो ये हमारा शीत कटिबंध कहलाता है। टुंड्रा, टैगा जैसी वनस्पतियाँ ऐसे ही क्षेत्रों में मिलती हैं, जैसे कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे हिमालय में जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर, तो ये क्या कहलाते हैं, शीत जोन होते हैं, शीत क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिवीज़न है पृथ्वी का। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, उष्ण कटिबंधीय जोन। अब भारत कहाँ पड़ता है, ये अर्थ है, ये 23.5 डिग्री लाइन है, तो भारत यहाँ है इस तरह से 23.5 डिग्री लाइन पर, ये नॉर्थ वाली, जो इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो भारत का ज़्यादा बड़ा हिस्सा किधर आ जाता है, इस जोन में आ जाता है 23.5 वाले, इधर इस हिस्से में, मतलब अधिकतर हिस्सा उष्ण कटिबंधीय। तो इधर गर्मी पड़ती है, इधर ठंड पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर क्या, भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है और इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ जून से अक्टूबर तक रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, ये हमारा रहा भारत। अब इधर से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो ये आपका हो गया दक्षिण, और ये हो गया इधर पश्चिम, मतलब वेस्ट। तो ये डायरेक्शन जो हो गई वो हो गई साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इस तरह से जो हवाएं चलती हैं, इस तरह से ये हिमालय से टकरा के इस तरह से मुड़ती हैं, इस तरह से। यहाँ पहाड़ होता है बहुत सारा, तो इधर के हिस्से में, ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, इधर वर्षा नहीं हो पाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, केरल में, कर्नाटका में। तो इस कारण से यहाँ जंगल मिलते हैं घने। फिर यहाँ से जो मानसूनी हवाएं आगे चलती हैं, ये हिस्सा रह जाता है, आगे चलती हैं और यहाँ मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इस साइड में ये पहुँचती हैं और यहाँ हिमालय से टकरा करके मेघालय में, बेसिकली मौसिनराम वाला जो क्षेत्र है, या फिर कहें पूर्वी पूरा हिमालय है, यहाँ काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम माना जाता है मेघालय का। फिर इसके बाद हम चलें, यहाँ से हवाएं इधर चलती हैं और वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं। फिर जब मानसून लौटता है तो इस तरह से वापस जब हवाएं आती हैं, तब वर्षा होती है यहाँ पर तमिलनाडु वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा फिर वर्षा होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दक्षिण पश्चिमी दीक्षण लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ जून से अक्टूबर तक रहता है। जून से अक्टूबर तक हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसाता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर ही निर्भर हुआ करती थी। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आश्रित थी। इसको खरीफ फसल कहते हैं, वो प्राचीन काल में दक्षिण पश्चिम मानसून पर आश्रित थी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब ये भारत है, तो पश्चिम से जो हवा आती है, भूमध्य सागरीय हवाएं, ये पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। इसके कारण ये नमी लेकर के आती हैं, भूमध्य सागर की ओर से आती हैं, तो यहाँ पर ये वर्षा करवाती हैं कुछ। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है, जहाँ उस समय गेहूँ, जौ आदि प्रमुख फसलें होती हैं।
तो जाड़े के समय हमारे यहाँ गेहूँ, जौर, बाकी इस तरह की फसलें होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा किससे होती है? जो आपका तमिलनाडु वाला तटीय इलाका है उसमें ज़्यादातर वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, क्योंकि मानसून जब लौटता है ना तब वह उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में होता है। उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में इस तरह से हवाएं ऐसे चलती हैं। ये तो मानसून का लौटना हो गया। एक उत्तर पूर्वी हवाएं इस तरह से भी चलती हैं, ऐसे उत्तर पूर्वी मानसून, तो उसको भी हम क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको नाम देते हैं। पूर्वी मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। जब से ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई, ईसा की पहली सदी जब थी ना, पहली सदी मतलब 100 ईस्वी तक का जो टाइम था, तो इसी के दौरान हमें जो क्या है मानसून है इसकी दिशा पता लगी कि किधर से किधर मानसून चलता है हमारे यहाँ। व्यापारी लोगों ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाज़ों पर सवार होकर पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना और फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप अभी मानसून के सहारे, हवाओं के सहारे मानसून का ज्ञान हो गया। मानसून हवाएं पर डिपेंड है, हवाएं किधर चल रही हैं, तो हवाओं के सहारे ये लोग आना जाना शुरू हो गए। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। इसमें जो नहीं दिख पा रहा है उसको हम यहाँ से तो क्या है, भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है भारत, इसीलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप उसे बोलते हैं जो 3 दिशाओं से सागर से घिरा हो। जैसे हम देखें कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी, फिर श्रीलंका के साइड में हिंद महासागर, और फिर जो अरब देश हैं पाकिस्तान के साउथ में हम देखें तो इधर आपका अरब सागर है। वैसे टोटल ये तीनों सागर, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर के ही हिस्से हैं ये दोनों। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तरी ध्रुवीय हवाओं, ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। उत्तरी ध्रुव से जो हवाएं चलती हैं वो उन हवाओं को कौन रोकता है? हिमालय। यदि ऐसा नहीं होता कि हिमालय नहीं होता तो भारत का टेम्परेचर कैसा रहता? 0 में रहता, माइनस में जाता। इतनी ठंडी हवाएं जो आती हैं उत्तरी ध्रुव से, साइबेरिया से होती हुई, उनको रोक लेता है हिमालय। तो इससे हमारे देश का टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल बना रहता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म रहती है। मैदानों में अधिक क्या रहता है? मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। हमारे यहाँ का मौसम कैसा रहता है? उत्तर भारत का मीडियम। दूसरे हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से देश की रक्षा करता है। हिमालय इतना लंबा चौड़ा है, 300 से 400 किलोमीटर चौड़ाई है, 2400 से 2500 किलोमीटर लंबाई है। तो इस वजह से कोई देश इसको पार करके हमला भी नहीं करना चाहता और पहले से ही ये सुरक्षा प्राचीर का काम करता रहा है, सुरक्षा दीवार का काम करता रहा है।
ये बात उन दिनों विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं आया था और संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। जब इंडस्ट्रियल कंपनियां नहीं थीं, जब औद्योगिक युग नहीं था, उससे पहले और जब संचार के साधन नहीं थे, तो उन दिनों ये हिमालय हमारी सुरक्षा करता था। लेकिन फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, खैबर, बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती है। तो यहाँ 3 दर्रे थे, खैबर, बोलन और गोमल। ये 3 दर्रे आपको कहाँ मिलते हैं? ये भारत का हिस्सा यहाँ से इस तरह से बना, ये जम्मू कश्मीर इस तरह से कुछ है। तो ये वाली जो साइड है, यहाँ कुछ दर्रे हैं, खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। तो इनको पार करके इस हिमालय को पार किया जा सकता था। और जो पहले आक्रमणकारी हुआ करते थे वो इसी रास्ते आते थे भारत में, इन दर्रों को पार करके। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में ये सारी चीज़ें, ये दर्रे हैं। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता आया है। प्रागैतिहासिक काल मतलब जिस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय से ही लोग इन दर्रों से इधर उधर जाते आते रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों और अप्रवासियों के रूप में भारत आए और यहाँ से वहाँ गए। ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यहाँ के बहुत सारे लोग हमलावरों और अप्रवासियों के रूप में यहाँ रहने के लिए, यहाँ कुछ व्यापार करने के लिए और यहाँ हमला करने के लिए आते रहे और यहाँ से भी वहाँ गए। यहाँ तक कि यहाँ से तो कम हमला करने गए हैं, वहाँ से यहाँ ज़्यादा आए। मतलब ये लोग यहाँ आए और यहाँ से फिर वहाँ गए। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार, जो हिंदू कुश कहलाता है, सिंधु और आक्सस के बीच पार कर लोग आते जाते थे। ये दर्रे एक ओर भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध के स्थापन में बड़े सहायक हुए हैं। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। कश्मीर घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। हिमालय में कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं, मतलब ये घाटियां हैं कश्मीर और नेपाल। कश्मीर घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। इससे उसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली है। जो क्षेत्र सबसे अलग होता है, वहाँ की जीवन पद्धति, वहाँ की कल्चर, वहाँ का रहन सहन, सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुँचा जा सकता था। कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर, इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है, अतः यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे मैदानों में उतर जाना पड़ता था और गर्मियों में मैदानों के भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले आते थे। जब गर्मी आती तो बर्फ़ पिघल जाती है और घास के मैदान साफ हो जाते हैं, तो ये लोग भेड़ बकरियाँ ज़्यादा पालते हैं। गद्दी जो कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, तो ये लोग चले जाते हैं गर्मियों में कश्मीर के ऊंचे क्षेत्रों में, जहाँ भेड़ बकरी के लिए चरागाह होते हैं, वो वहाँ से बर्फ़ हट जाती है और जब ठंड पड़ती है तो फिर से ये मैदानों में उतर आते हैं और वहाँ रहते हैं। इस तरह मैदानों और इस घाटी के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। तो इस तरह से ऊंचाई पर रहने वाले लोग, मैदान में रहने वाले लोग, दोनों ही प्रकार के लोग वहाँ पर हैं। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनने में, कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म कैसे पहुँचा? कश्मीर के माध्यम से, कश्मीर से होते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनने में पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। पामीर का पठार काफ़ी ऊंचा माना जाता है, जो जस्ट हिमालय के पार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार। नेपाल की घाटी, कश्मीर के आसपास का जो पामीर ग्लैंड है, पामीर ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं, पामीर का पठार, इस तरह से ये यहाँ पर एक रीढ़ की हड्डी जैसी है, बाकी ये पूरा है और यहाँ से पूरा ये हिमालय है इधर हमारे भारत में। अगर हम भारत का कुछ मैप बनाएं तो कुछ इस तरह से, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर वाला ये नीचे का हिस्सा, यहाँ से इस तरह से, तो ये यहाँ पर है पामीर। ये पामीर ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं? पामीर ग्रंथि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर से पर्वत श्रृंखला आई है
इधर से पर्वत श्रृंखला आई है तो ये ऊंचा हिस्सा बन गया है, तो इसको पामीर का पठार बोलते हैं। इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। नेपाल की घाटी, अब देखिए आगे की कहानी क्या है। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों के लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले थे। नेपाल की घाटी में अब जो गंगा के मैदान में रहने वाले लोग हैं यूपी के, वो यहाँ पहुँचते रहे हैं। उन्होंने कई रास्ते खोज लिए यहाँ जाने के। ये आकार में छोटी घाटी है जम्मू कश्मीर की अपेक्षा। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई। यहाँ संस्कृत खूब पनपी। दोनों ही उपत्यकाओं का अर्थ आप समझ गए होंगे अब, घाटियाँ। दोनों ही उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रही हैं। यहाँ से संस्कृत पांडुलिपियाँ सबसे ज़्यादा मिली हैं, कश्मीर घाटी और आपका संस्कृत दूसरा नेपाल घाटी, जहाँ आज नेपाल देश है। मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। मैदानों की जो कछारी मिट्टी है उसमें जो घने जंगल थे उनको साफ करने की अपेक्षा हिमालय की तराइयों में जो जंगल थे उनको साफ करना आसान रहा, क्योंकि वहाँ पेड़ कम होते हैं, तराइयों में मैदान ज़्यादा होते हैं। तराई का मतलब होता है घास के मैदान, जैसे हिमालय से निकलते हैं तो ये मिलते हैं, पेड़ कम होते हैं वहाँ पर, तो इनको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। लेकिन जो कछारी मिट्टी के घने जंगल हैं उनको तो पूरी तरह से साफ़ करना काफ़ी कठिन होगा, तो इस तरह से इनको साफ़ किया गया, हिमालय की तराइयों के जंगलों को। इन तराइयों में बहने वाली नदियाँ कम चौड़ी होती हैं, अतः उन्हें पार करना भी आसान था, या कहें कि उन्हें पार करना कठिन ना था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराइयों में ही पश्चिम से पूर्व और पश्चिम की ओर विकसित हुई। मतलब इसी वजह से यही कारण है कि जो शुरुआती यात्रा मार्ग विकसित हुए, शुरुआत में लोगों ने जब यात्राएं की तो मार्ग तराई के, हिमालय की तराइयों में ही पश्चिम से पूर्व की ओर विकसित हुए हैं। संभवतः पश्चिम से पूर्व कहें या पूर्व से पश्चिम कहें, एक ही बात है। संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में बनी। तराई वाले इलाकों में ही सबसे पुरानी कृषि बस्तियां बनी थी ईसा पूर्व 6ठी सदी के आसपास, अब से 2600 वर्ष पहले। और यहीं के रास्ते व्यापार के लिए अपनाए गए, और यही रास्ते व्यापार के लिए भी फिर अपनाए गए। तराइयों में ही सबसे पहले ये चीज़ें हुई। ऐतिहासिक भारत का वक्ष स्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी रहती हैं। ऐतिहासिक भारत का वक्ष स्थल क्या है? उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी रहती हैं, जैसे कि गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये सारे क्या हिमालय से जैसे ही निकलते हैं तो ये वक्ष स्थल समझो भारत का। नदियों के ये क्षेत्र सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा जल विभाजक, सिंधु और गंगा के बीच में जहाँ नदियाँ, सिंधु नदियाँ उधर जाती हैं अरब सागर में गिरती हैं जा करके, और जो गंगा की नदियाँ हैं वो गंगा नदी है वो आपका इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनके बीच में जो क्षेत्र है, जो गैप है, जो ऊंचाई है, जो इन दोनों के प्रवाह को डिसाइड करती है, अरब सागर में गिरने के लिए सिंधु नदियों को, और जो गंगा नदी है उसको बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा ये भारत है सपोज टू बी, तो यहाँ से सिंधु नदी इधर जाके कहाँ गिरती है? ये अगर पाकिस्तान है तो यहाँ पर अरब सागर में, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। गंगा नदी इधर से निकल के ऐसे करके चलती हैं, यमुना नदी भी यहीं से निकलती है, इसमें मिल जाती है आगे, और बाकी सारी सहायक नदियाँ इसी तरह से सिंधु की सहायक नदियाँ ये सारी अरब सागर में, और सारी गंगा नदी सहित ये ब्रह्मपुत्र यहाँ आकर के मिल जाती है। तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनके बीच जो जल विभाजक है, जल को विभाजित कर रहा है इधर और इधर, इधर के जल को इधर, इधर के जल को इधर, तो ये ऊंचा भाग है। यही क्या है? ये है आपका सिंधु गंगा जल विभाजक।
ठीक है, ये शब्द समझ आ गया होगा कि सिंधु गंगा जल विभाजक क्या है। तो नदियों के ये क्षेत्र, सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी। जो जो हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों पाते हैं कि वार्षिक वृष्टिमान, वार्षिक वर्षा बढ़ती जाती है। 25 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। वार्षिक वृष्टिमान मतलब वार्षिक वर्षा पश्चिमी हिमालय में, ये पश्चिमी क्षेत्र में, अगर हम पाकिस्तान के पास जो पंजाब है, पंजाब से चलें तो वहाँ 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में देखें तो 25 सेंटीमीटर लगभग। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे पूरब की ओर, हिमालय के किनारे किनारे यूपी से होते हुए बिहार और असम मेघालय की ओर अगर हम जाएं तो वहाँ पर लगभग, मेघालय की बात अगर करें, जो मौसिनराम जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, वहाँ पर 250 सेंटीमीटर से 200 से 250 सेंटीमीटर वहाँ पर वर्षा होती है हर वर्ष। मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा वहाँ पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं सीधी वहाँ टकराती हैं, जाके सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। 25 से 37 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित सिंधु प्रदेश के पेड़ पौधों को संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधों को भी पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना संभव था। जहां वर्षा हो रही है 25 से 37 सेंटीमीटर, जो कि सिंधु प्रदेश है हमारा, सिंधु वाला क्षेत्र है पूरा, सिंधु नदी के प्रवाह वाला क्षेत्र, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये सारे राज्य आ जाएंगे। तो यहाँ पेड़ पौधे कम होंगे, आज भी कम हैं, तो वहाँ के मैदान को कृषि योग्य बनाना आसान रहेगा, वहाँ पर सफाई करना आसान रहेगा, पेड़ पौधों को काटना आसान रहेगा। और जो 37 से, जहाँ थोड़ी अधिक वर्षा हो रही है, उससे हम थोड़ा सा पूरब में आ जाएं, 37 से 60 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित, जहाँ 37 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधों को, पश्चिमी गंगा घाटी वाला क्षेत्र, तो यहाँ के पेड़ पौधों को पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना आसान था, या फिर ये संभव था ये करना। परंतु 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित मध्य गंगा घाटी के जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था, और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा से पोषित ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों के बारे में तो कतई संभव नहीं था। तो अब आप समझिए कि ये जो हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है। ये है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर से गंगा नदी आ रही है, इस तरह से मिल रही हैं बांग्लादेश में, और पद्मा के नाम से जानी जाती हैं फिर ये। और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में कई कैटेगरी में डिवाइड होकर के कई उसमें गिरती हैं। तो यहाँ पर वर्षा कितनी है? 25 से 37 सेंटीमीटर इस वाले हिस्से में, ठीक है ना। इससे थोड़ा इधर आओ, यहाँ 37 से 60 सेंटीमीटर। अभी जो गंगा नदी है, तो इसका ये ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है, ये मध्य गंगा का मैदान कहलाता है, और ये बिहार वाला जो एरिया है बिल्कुल इधर वाला, ये इसको छोड़ दें, ये वाला ये निम्न गंगा का मैदान कहलाता है पूरा नीचे तक। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पश्चिमी गंगा मैदान। तो पश्चिमी गंगा वाला मैदान है, यहाँ 37 से 160 सेंटीमीटर वर्षा हो रही, तो इस एरिया को साफ करके कृषि योग्य बनाना आसान था। लेकिन इससे ऊपर पहुँचे यहाँ, जहाँ पर 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है निम्न गंगा मैदान में, और इससे इधर और आ जाएं, जो असम वाला क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र जहाँ से नदी आ रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पर वर्षा 125 से लेकर के चले जाओ 250 सेंटीमीटर तक हो रही है। तो यहाँ के वृक्ष कैसे होंगे? मजबूत, कठोर होंगे। तो इस वजह से इनको, और ज़्यादा होंगे, घने जंगल होंगे, तो इनको साफ़ करना कतई संभव नहीं था। इनको ही साफ़ करना 60 से 125 सेंटीमीटर, जो कि आपके निम्न गंगा घाटी वाले या मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में हो रहे हैं वृक्ष थे, तो उनको साफ़ करना कठिन था। तो फिर जहाँ 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा हो रही, बहुत अधिक घने जंगल होंगे, कठोर पेड़ होंगे, तो उनको तो काटना, साफ़ करना ही असंभव जैसा है। घने जंगलों और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों से भी संभव था, केवल लोहे के औजारों से संभव था ये, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रागैतिहासिक काल में, प्रपाषाण काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय ये चीज़ें नहीं थी। लोहे की खोज हुई है वैदिक काल में, आर्यों के द्वारा लोहे को खोजा गया है, परंतु लोहे के औजार तो बहुत बाद में विकसित हुए हैं।
तो ये जंगल साफ नहीं किए जा सकते थे। अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेश में ही किया गया। प्राकृतिक संपदाओं, जो प्रकृति हमें देती है चीज़ें, उनका इस्तेमाल सबसे पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेश में किया गया और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से पूरब की ओर होता गया। सबसे पहले पश्चिम में बस्तियाँ बनी, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम जानते हैं, और फिर धीरे धीरे लोहे की खोज हो गई, फिर वैदिक सभ्यता पूर्व की ओर बढ़ी और बाकी चीज़ें, सभ्यताओं का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है। सिंधु और गंगा के मैदान में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी और इसने एक के बाद एक कई संस्कृतियों का संवरण किया। फसल अच्छी हुई तो संस्कृतियाँ डेवलप हुई। सिंधु और गंगा के जो पश्चिमी मैदान हैं, पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूँ और जौ की उपज होती थी। गेहूँ और जौ ही पैदा होता था स्टार्टिंग में, जबकि मध्य तथा निचले गंगा के मैदानों में, निचले गंगा के मैदान या निम्न गंगा के मैदान आप समझ रहे हैं, मध्य यूपी वाला हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो, और बाकी बिहार वाला और उससे आगे का हिस्सा पूरा जो आधा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में पड़ता है, तो वो हिस्सा निचले गंगा का मैदान कहलाता है या फिर निम्न गंगा मैदान कहलाता है। तो इनमें मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। मध्य गंगा और निचले गंगा के मैदानों में चावल पैदा होता था क्योंकि यहाँ नदी, गंगा जैसी नदियाँ हैं और जल की पर्याप्त मात्रा थी। गेहूँ जो सिंधु और गंगा के पश्चिमी गंगा के मैदानों में ये उपजाया जाता था गेहूँ जो, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम थी, इस वजह से। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन बन गया। चावल जो आपका है ये गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जहाँ आपकी राजस्थान वाली, वो अरावली है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के लोगों को, इसके दक्षिण में यहाँ चावल पैदा होता था और गुजरात में भी। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में बेसिकली, जिसको पहले सप्त सिंधु नाम से जाना जाता था, और पंजाब में हुआ, वही चीज़ इन्होंने कही है। और विकास पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ। वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, वैदिक काल में ही लोहा खोज लिया गया और उसके बाद में लोहे का खूब प्रयोग होना शुरू हुआ। तो वैदिकोत्तर संस्कृति मतलब वैदिक काल के बाद का जो समय था, उस समय के लोगों ने खूब लोहे का प्रयोग किया और लोहे पर आश्रित हो गए लोग। मध्य गंगा घाटी में फूली फली, मध्य गंगा घाटी में यूपी वाला हिस्सा पूरा आ जाता है लगभग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो, और यहाँ लोहे का प्रयोग खूब हुआ, खूब खेती हुई। निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला, लेकिन अब भी निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल जो है, इस पर ध्यान नहीं था अभी किसी का। इनको ये गुप्त काल आ गया 500-600 ईस्वी के आसपास, तब जाकर के कहीं यहाँ पर कृषि कार्य ने उन्नति की। लेकिन अगर हम देखें जो मौर्य साम्राज्य था, मगध साम्राज्य वगैरह, ये काफ़ी डेवलप रहा। ये प्राचीन काल में भी काफ़ी डेवलप था, 326 ईसा पूर्व में भी। ये बात हमें याद रखनी है। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी, असम सहित संपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त हुआ। शुरुआत के मध्य युग में, सेकेंड स्टेज में, यहाँ पर भी कृषि कार्य होने लगा। प्रमुख शक्तियाँ इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रहीं। इनमें भी ये शक्तियाँ गंगा यमुना दोआब के लिए विशेष लोलुप रहीं और इसके लिए संघर्ष होते रहे। गंगा यमुना दोआब सबसे उपजाऊ था, मैदानी इलाका है ये, तो यहाँ के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहीं। नदियाँ वाणिज्य और संचार की मानव धमनियाँ थीं। नदियाँ जैसे रक्त बहने के लिए हमारे शरीर में नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वैसे ही नदियाँ थीं संचार के लिए और व्यापार वाणिज्य के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदी मार्ग सबसे अच्छा था और एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसपोर्ट करने के लिए, माल को पहुंचाने के लिए भी नदियों का इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए, साधक सिद्ध हुए। संचार साधन के रूप में नौका संचार साधन के रूप में न नदियों की ये भूमिका, इसमें ये मिस थोड़ा सा है। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसका इस्तेमाल किया नदियों का संचार साधन के लिए। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थीं, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदानों के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। ये भी था, बाढ़ भी आती थी। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गईं। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थीं। हस्तिनापुर हो गया आपका, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र, ये ऐसे अनेक नगर थे जो, और ये राजधानियाँ थीं बेसिकली। तो ये राजधानियाँ सबसे सुरक्षित जगह पर रही होंगी, तो ये फिर भी इनके अवशेष बचे रह गए। ये आज भी हैं, यहाँ हमें देखने को मिलती चीज़ें। आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्गों या सड़कों के संगम पर की जाती है। नए शहर बनते तो जहाँ पर यातायात की सुविधा हो, ट्रेन की लाइन जाती हो वहाँ से, और वहाँ से सड़कें जाती हों, तो वहाँ पर शहरों की स्थापना ज़्यादा होती है। औद्योगिक या खान पान वाले क्षेत्र हों, जहाँ इंडस्ट्रीज़ हों, कंपनियाँ बहुत सारी, वहाँ स्थापना होती है इनकी। लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर कहाँ बसते थे? नदियों के किनारे, नदी के तट पर, क्योंकि वहाँ जल की व्यवस्था होती थी, साथ ही साथ वहाँ कृषि करना आसान होता था। तो इस वजह से सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया है। यहाँ से हम लोग कहानी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतना हुआ हमारा ये चैप्टर, बाकी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट आने वाली क्लास में। बाय सभी के लिए।